सुशीला घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पति रमेश रिक्शा चलाता था। सुशीला का बेटा वरुण अभी 6 साल का था, इसलिए सुशीला उसे उसकी दादी के पास छोड़कर जाती थी। पर एक दिन, सुशीला, कम से कम 1 महीना तो हमें गांव से लौटने में ही लग जाएगा। तब तक तुम वरुण को अपने साथ ही काम पर ले जाना। पीछे से जो है अकेला घर में छोड़ना ठीक नहीं है। सुशीला के पति रमेश और सास को कुछ जरूरी काम से गांव जाना था, इसलिए अगले दिन सुशीला अपने बेटे वरुण को अपने साथ ही काम पर ले गई। क्या बात है सुशीला, आज तू अपने बेटे को लेकर आई है? मालकिन, इसकी दादी और पापा जरूरी काम से गांव गए हुए हैं। वो 1 महीने बाद ही लौटेंगे, इसलिए अगर आप बुरा न मानो तो ये मेरे साथ ही काम पर आएगा। ये परेशान नहीं करेगा, बस चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रहे तुम किसी भी सामान से छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर बहुत महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं। वरुण बहुत ही सीधा साधा बच्चा था। वो चुपचाप अपनी माँ सुशीला के साथ काम पर जाता तो एक तरफ बैठ जाता। पर मालकिन का बेटा सागर बहुत ही शरारती था। वो जानबूझकर वरुण को तंग करने की फिराक में रहता था। आंटी, यहाँ पर जूस गिर गया है, जरा पोछा लगा दो। माँ छत की सफाई करने गई हैं। अच्छा, तो फिर तू लगा दे। तू भी तो नौकरानी का बेटा है, इसका मतलब तू भी तो हमारा नौकर ही हुआ ना। चल जल्दी से पोछा लगा। मुझे पोछा लगाना नहीं आता। मुझे मना करेगा? अभी मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा, फिर तेरी मम्मी को काम से निकाल देंगी मेरी मम्मी। हाँ नहीं नहीं, आंटी से शिकायत मत करना, मैं लगा रहा हूं। क्या हुआ सागर बेटा, वरुण ने क्या किया? मम्मी देखो ना, मैं अपने ग्लास में जूस लेकर जा रहा था, इसने मुझे टक्कर मार दी और कितना सारा जूस गिर गया। आंटी, मैंने जूस नहीं गिराया, वो तो सागर ने मुझे पूछा। अच्छा, झूठ बोलते हो? बड़ों से झूठ बोलने की आदत किससे सीखी? तुम्हारे हाथ में ये पोछा क्यों है फिर? इसीलिए ना कि मेरे देखने से पहले तुम जल्दी से ये जूस साफ कर दो। आइंदा से ऐसा किया तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। माफ कर दो मालकिन, बच्चा है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे सागर बेटा, तुम तैयार नहीं हुए? पतंगे खरीदने चलना है ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल तो मकर संक्रांति है। मम्मी, हम तो टेरेस पर ढेर सारी पतंगे उड़ाएंगे। पापा, मुझे ना बहुत सारी बड़ी बड़ी और सुंदर पतंगे चाहिए, और मांझा भी अच्छा वाला। हाँ हाँ, ले लेना, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को बुला लिया है। अच्छा ज्योति, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स आएंगे तो उनके लिए अलग से तैयारी करनी है, कुछ खाने पीने का बना लेना। अरे, आप पहले मुझे बता देते। अब आपको पता है कि हमारा कुक तो गांव गया हुआ है, अब इतना सारा खाना कौन बनाएगा? कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, मीठे पकवान अकेले कैसे करूंगी मैं? तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सुशीला को बोल दो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुशीला, एक काम कर, तू कल सुबह जल्दी आ जाना, फिर तेरे साथ मिलकर ही मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। कुछ देर बाद सुशीला काम निपटाकर घर जाने लगती है। रास्ते में वरुण को सड़क पर एक पतंग दिखाई देती है। वरुण उस पतंग को उठा लेता है। पतंग थोड़ी सी किनारे से फटी हुई थी। वरुण उस फटी हुई पतंग को देखकर उदास हो जाता है। माँ देखो, मुझे पतंग मिली। अरे ये तो फटी हुई है, अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे भी कल मकर संक्रांति पर पतंग उड़ानी है। रुक, मैं तुझे सामने की दुकान से एक पतंग खरीद कर दे देती हूँ, चल मेरे साथ चल। भैया, वो छोटी वाली पतंग कितने की दी? माँ, मुझे छोटी वाली नहीं, वो बड़ी वाली लेनी है। भैया, वो बड़ी पतंग कितने की दी? वो बड़ी 100 रुपए की है। नहीं नहीं भैया, छोटी वाली बता दो कितने की है। 10 रुपए की है ये सबसे छोटी वाली। ठीक है, यही छोटी वाली दे दो भैया। सुशीला वरुण को छोटी पतंग खरीद कर दे देती है। वरुण पतंग लेकर बहुत खुश था। अगले दिन जब सुशीला वरुण के साथ काम पर जाती है तो वरुण अपनी पतंग साथ लेकर जाता है। सागर जब वरुण की पतंग देखता है तो बहुत तेज ठहाके लगाकर हंसता है। सागर के हाथ में बहुत सारी पतंगे और माझे की चरखी थी। इतनी छोटी पतंग, मेरे पास देख कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी पतंगे हैं। सागर बेटा जाओ, तुम्हारे पापा छत पर बुला रहे हैं। तभी सागर के हाथ से कुछ पतंगे गिर जाती हैं। वरुण दौड़कर उन पतंगों को उठाने लगता है। तभी मालकिन उसे डांट देती है। ओए, क्या कर रहा है? नई पतंगे हाथ कैसे लगाई? पता है कितनी महंगी आई है? दूर हट, फाड़ देगा तू। सुशीला, ओ सुशीला,
इसे पकड़ कर रख, अभी पतंगे फाड़ देता। आंटी मैं तो बस गिरी हुई पतंगे उठा रहा था। सब दिखाई देता है, आज तक इतनी महंगी पतंगे नहीं देखी ना। तूने सोचा यहाँ आकर पतंगों को उठाएगा तो मैं तुझे इनमें से कुछ पतंग दे दूंगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे तेरी सब हरकत पता है। चल जा वहां जाकर बैठ। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। वरुण बेटा, तू वहां आंगन में बैठ जा और कहीं मत जाना। वरुण रसोई में बैठ जाता है। सुशीला अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद सागर और पतंगे लेने नीचे आता है, पर उसकी बाकी की पतंगे गायब थी। मम्मी मम्मी, मेरी बाकी की पतंगे नहीं है, कहाँ रखी थी? यही पलंग पर ही तो रखी थी, कहाँ गई? रुक मैं देखती हूँ। सुशीला की मालकिन ज्योति हर तरफ पतंगे ढूंढती है, पर उसे पतंगे कहीं नहीं मिलती। तभी सागर की नजर वरुण पर जाती है। उसके हाथ में एक नई बड़ी पतंग थी। मम्मी वो देखो, वरुण जो पतंग उड़ा रहा है वो मेरी पतंग है। इसका मतलब वरुण ने बिना पूछे मेरी सारी पतंगें ले ली। मालकिन गुस्से में आ जाती है और वरुण को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। हाँ, ये तो वही पतंग है। इसका मतलब इसी ने पतंगे उठाई है। सुशीला, तेरे लड़के की इतनी हिम्मत कि पलंग के ऊपर से पतंगे उठाकर ले आया। तुम लोग सचमुच भरोसे के काबिल नहीं हो तो गरीब ही ना। तुमने अपने बेटे को चोरी करना सिखा रखा है। मैं इसी समय तुम्हें काम से निकाल रही हूं। मुझे ऐसे चोरों की कोई जरूरत नहीं है। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वरुण भी डर के मारे सहम चुका था। वो रोने लगता है। वो कुछ कहना चाहता था, तभी सागर के पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में वही पतंगे थी जो गायब थी। क्या बात है वरुण बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और जो पतंग मैंने तुम्हें दी थी वो उड़ाई क्यों नहीं? आपने वरुण को पतंग दी थी, पर क्यों? ज्योति दुकानदार बेईमान था। उसने पतंग के बंडल में कुछ फटी हुई पतंगे रख दी थी। अब मेरी नजर तो तुम्हें पता है वो बहुत वीक है, तो मैंने देखा नहीं। जब से पतंगे लाए हैं बंडल ऐसे ही रखा हुआ था। वरुण ने मुझे बताया कि कुछ पतंगे फटी हुई हैं तो दुकानदार से बदल कर लाया हूं, वरना फालतू के पैसों का नुकसान हो जाता। दुकानदार भी दुकान बंद करके जाने ही वाला था। थोड़ा सा ही माल बचा था उसके पास, वो तो मैं समय पर पहुंच गया और बदल ली। उसमें से ये पतंग ठीक थी तो मैंने वरुण को दे दी। अपने पति की बात सुनकर मालकिन ज्योति बहुत शर्मिंदा होती है। सागर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी वरुण बेटा, गुस्से में आकर मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। सुशीला, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसे माफी मत मांगिए। चलो कोई बात नहीं, अब बात साफ हो गई ना। वरुण बेटा चलो, तुम भी हमारे साथ चलकर छत पर पतंग उड़ाओ। चलो सागर बेटा, सब लोग छत पर चलो, वेट कर रहे हैं सभी लोग। ओके पापा, चल वरुण। वरुण खुशी से हंस पड़ता है। उस बेचारे मासूम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वरुण सागर और उसके पापा के साथ मिलकर छत पर पतंग उड़ाता है। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर सुशीला की आंखें भर आती हैं। ये कहानी है 8 साल की चुनमुन की। चुनमुन खुद से पतंग बनाती है और उसे बेचती है। कभी किसी बड़े मॉल के बाहर, कभी किसी ट्रैफिक सिग्नल पर, कभी किसी स्कूल के बाहर तो कभी किसी पार्क में। पूरा दिन वो पतंग बेचती और शाम को अपने घर जाती। पतंग ले लो साहब, पतंग ले लो। नीली, पीली, हरी, लाल पतंग ले लो। पापा मुझे पतंग दिला दो ना प्लीज, लाल पतंग दिला दो ना प्लीज पापा, प्लीज। अरे बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, अरे पतंग नहीं उड़ा पाओगे बेटा। उनकी बातें सुनकर चुनमुन उनके पास आती है। मुन्ना को पतंग दिला दो ना साहब, वो उड़ा लेगा आराम से। अब तुम मुझे सिखाओगे कि ये पतंग उड़ा सकता है कि नहीं? चलो जाओ यहां से, हमें नहीं लेनी पतंग वतंग, जाओ जाओ। नहीं साहब, मैं क्या सिखाऊंगी, वो मुन्ना जिद कर रहा था इसीलिए। चुनमुन को वहां से जाना पड़ा। उसने पार्क में और भी लोगों को पतंग बेचने की कोशिश की, लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसकी सिर्फ 2 ही पतंग बिकी। कुल मिलाकर उन पतंगों के 10 रुपए मिले उसे। सिर्फ 10 रुपए? इनसे मैं बाबा अम्मा के लिए खाने के लिए क्या ले जाऊं? वो बेचारे मेरी राह देख रहे होंगे। कल भी उन्होंने पूरा दिन 2 बिस्किट ही खाया था। 8 साल की चुनमुन पर अपने परिवार की भी जिम्मेदारी थी। चुनमुन की माँ को कैंसर था, वो हमेशा बिस्तर पर ही रहती थी। पिता के साथ कुछ दिन पहले ऐसी घटना घटी जिसके कारण परिवार का सारा बोझ चुनमुन के छोटे कांधे पर आ गया।
चुनमुन को आज भी वो दिन याद है जब एक दिन अब्दुल चाचा भागते हुए उसके पास आए थे। अब्दुल चाचा उसके पिताजी के साथ एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। चुनमुन, चुनमुन। क्या हुआ अब्दुल चाचा, आप इस तरह हाफ क्यों रहे हैं? बेटा तू जल्दी से अस्पताल चल, तुम्हारे बाबा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जब वो बातें कर ही रहे थे कि बिस्तर पर पड़ी चुनमुन की माँ ने चुनमुन को आवाज दी। चुनमुन, बेटा चुनमुन, क्या बात हो गई? अब्दुल चाचा क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं माँ, वो बाबा ने जरा मुझे फैक्ट्री बुलाया है। ये कहकर चुनमुन अब्दुल चाचा के साथ भागती हुई अस्पताल पहुंची। अस्पताल जाकर उसे पता चला कि उसके पिताजी बहुत सीरियस हैं, उनका ऑपरेशन चल रहा है। असल में उसके पिता जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसमें अचानक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। लोगों का दम घुटने लगा। पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। बाकी सारे लोग तो निकल गए, लेकिन चुनमुन के पापा अंदर ही फंस गए। असल में उस समय चुनमुन के पिता बहुत ऊंचाई पर चढ़कर कोई मशीन ठीक कर रहे थे। उनका भी दम घुटने लगा और चक्कर आने लगे। उन्होंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो संभाल नहीं पाए और ऊंचाई से नीचे गिर गए। उनकी जान तो बच गई है, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब वो पूरी जिंदगी चल नहीं पाएंगे। और क्या डॉक्टर साहब? और क्या डॉक्टर साहब? अब वो कभी देख भी नहीं पाएंगे। जहरीली गैस का बुरा असर उनकी आंखों पर भी पड़ा है। 1 महीने अस्पताल में रहने के बाद चुनमुन के पिता घर आ गए, लेकिन अब वो बहुत खामोश रहते और सारा दिन अपने परिवार की चिंता करते रोते रहते। अरे बाबा, आप फिर से रोने लगे? क्या करूं चुनमुन, भगवान ने हमारी तुम्हारी किस्मत में इतने आंसू जो लिख दिए हैं। तुम्हारी माँ पहले से ही बिस्तर पर थी, ऊपर से मैं भी अब किसी काम का नहीं रहा। अब ये घर कौन चलाएगा बेटा? इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। अपाहिज की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर चुनमुन ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ये आप कैसी बात कर रहे हैं बाबा? आपको मेरी कसम, जो फिर कभी मरने की बात कही, मैं हूं ना, मैं चलाऊंगी घर। लेकिन तू तो अभी बहुत छोटी है, तुझे तो अभी गुड़ियों के संग खूब खेलना है। देखना, तेरी गुड़िया भी मैं उस दिन नहीं ले पाया। नहीं नहीं, मुझे गुड़िया पसंद नहीं। मैं अब काम करूंगी बाबा, काम करूंगी, काम। चुनमुन ने अपने बाबा को कह तो दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अब्दुल चाचा ने ही उसे पतंग बनाकर बेचने का आइडिया दिया। उस दिन से ही वो पतंग बेचने लगी। बहरहाल शाम हो गई थी। 10 रुपए से आज चुनमुन ने पोहे खरीदे और घर पहुंची। बाबा, बाबा, अम्मा, अम्मा। अरे तू आ गई बेटा, आज तो तेरे पतंग खूब बिके ना। अब तो मकर संक्रांति आने वाली है। हाँ बाबा, बिके हैं, खूब बिके हैं। तभी तो आज मैंने आपके और अम्मा के लिए पोहे लाए हैं। आप दोनों को पसंद है ना? हाँ बेटा, बहुत पसंद है। रुकिए, मैं आप दोनों के लिए प्लेट में लेकर आती हूँ। और अपने लिए? वो बाबा, वो मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने बाहर ही खा लिया। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना, नहीं तो बीमार हो जाओगी। हाँ। चुनमुन ने अपने बाबा और माँ से झूठ कहा कि वो खा चुकी है। असल में बेचारी ने कुछ भी नहीं खाया था। दोपहर में जब उसे जोरों की भूख लगी तो पार्क के नल से भरपेट पानी पी लिया। अगली सुबह चुनमुन फिर पतंग बेचने निकल पड़ी। आज वो एक मॉल के बाहर अपनी पतंग बेचने गई थी। आज उस मॉल में शहर के सबसे बड़े रईस गौतम सिंघानिया का 13 साल का इकलौता बेटा रॉकी सिंघानिया अपने ड्राइवर के साथ खरीदारी करने आया था। गौतम सिंघानिया बहुत ही उदार दिल के थे, लेकिन उनके बेटे रॉकी सिंघानिया को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था।
जैसे ही वो अपनी लंबी सी महंगी कार से उतरा, चुनमुन भागकर उसके पास पहुंची। पतंग ले लो साहब, पतंग ले लो, लाल पीली पतंग ले लो। अरे नहीं चाहिए पतंग, चलो हटो यहाँ से। साहब एक पतंग ले लो ना, सुबह से बोनी नहीं हुई है। तुम बहरी हो क्या, सुनाई नहीं पड़ता? चलो हटो सामने से, तुमसे गंदी बदबू आ रही है, गरीबों वाली बदबू। यू पुअर गर्ल। गरीबों वाली बदबू, ये क्या होता है? बेचारी चुनमुन सोचती रही, लेकिन उसे उसका उत्तर नहीं मिला। उस दिन भी उसकी ज्यादा पतंगे नहीं बिकी। निराश होकर शाम को जब वो घर जा रही थी तो भी उसके दिमाग में यही शब्द गूंज रहा था, गरीबों वाली बदबू। उसने अपने बाबा से भी इसके बारे में पूछा, लेकिन उसके बाबा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात को 2 दिन बीत गए। मकर संक्रांति अब बिल्कुल नजदीक आ गई थी। आज चुनमुन एकदम सवेरे से ही ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी पतंग बेच रही थी। पिछले कई दिनों से वो ना तो ठीक से सो पाई थी और ना ही भरपेट खाना खाया था। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी, पता नहीं चक्कर क्यों आ रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। चुनमुन वहीं बैठ गई, लेकिन पता नहीं उसे कैसे नींद आ गई। उस दिन रॉकी सिंघानिया उधर से गुजर रहा था तो उसने फिर से चुनमुन को देखा। उसे सोता देख उसके दिमाग में एक खुराफात आई। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और कार से उतरकर चुनमुन के पास गया और उसकी सारी पतंग उठा लिए और गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। पीछे बैठे रॉकी ने फिर एक एक कर चुनमुन के सारे पतंग फाड़ दिए और गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी ओर चुनमुन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी सारी पतंग गायब है। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। वो ये बात अपने माँ बाबा को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि ये सब जानकर वो बहुत दुखी होते। शाम को वो अपने घर पहुंची। बाबा, अम्मा, बाबा। तू आ गई बेटा, क्या बात है? आज तेरी आवाज में उदासी कुछ ज्यादा ही झलक रही है। आज पतंग नहीं बिके क्या? नहीं बाबा, पतंग तो आज सारे बिक गए, लेकिन क्या? मेरे सारे पैसे कहीं गिर गए बाबा, मेरे सारे पैसे कहीं गिर गए। ये कहकर चुनमुन फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी ओर रॉकी सिंघानिया के ड्राइवर ने उसे ये सब करते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो रॉकी के स्वभाव को जानता था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने सारी बात गौतम सिंघानिया को बता दी। गौतम सिंघानिया को जब सारी बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने चुनमुन के घर का पता लगवाया और खुद उसके घर जा पहुंचे। लेकिन चुनमुन के घर पहुंचकर उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा शौक तब लगा जब उन्हें ये पता लगा कि चुनमुन के पापा की इस हालत के जिम्मेदार वो भी हैं। असल में चुनमुन के पापा गौतम सिंघानिया की फैक्ट्री में ही काम करते थे, जहां गैस लीकेज हुआ था। फैक्ट्री के मैनेजर ने उन्हें गैस लीकेज की बात तो बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि उस गैस लीकेज में एक आदमी अपाहिज हो गया था। अब तो गौतम सिंघानिया खुद को और भी दोषी मानने लगे। वो चुनमुन को लेकर अपने घर पहुंचे। रॉकी सिंघानिया ने जब उसे देखा तो, डैड, ये आप किसे घर ले आए? इस लड़की से गंदी बदबू आती है, छी, गरीबों वाली बदबू। गौतम सिंघानिया ने रॉकी के मुंह से जब ये सुना तो उसे जोरदार तमाचा मारा। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे करना चाहिए था। तुम इस लड़की को कह रहे हो कि इससे गंदी बदबू आती है? गंदी बदबू तो तेरे डैड से आनी चाहिए, जिसके कारण इसका ये हाल हुआ। तेरे बाप को तो जेल में होना चाहिए, जिसने इस लड़की को छोटी सी उम्र में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। बेटा, मुझसे तो सब अनजाने में हुआ, लेकिन तुमने तो जानबूझकर इस बेचारी की पतंग चुरा ली। तुम्हें पता है, वही पतंग इसकी रोजी रोटी है। उसी से ये अपने अपाहिज और अंधे पिता और बीमार माँ की देखभाल करती है। गौतम सिंघानिया ने तब सारी बात रॉकी को बताई। रॉकी को अपने किए पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसने चुनमुन से माफी मांगी। गौतम सिंघानिया ने चुनमुन के परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा ली। अब वो पतंग नहीं बेचती, अब वो स्कूल जाती है। उसे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है और अपने माँ बाबा का इलाज करना है। रॉकी अब बिल्कुल बदल गया है।
चुनमुन को अब वो अपनी छोटी बहन मानता है। हर महीने वो गरीबों की झुग्गियों में जाकर उनकी मदद भी करता है। अब वहाँ उसे कोई बदबू नहीं आती, अब तो उसे खुशबू आती है, प्यार की खुशबू, जो उसे गरीबों से मिलता है। साहब कुछ पैसे दे दीजिए, भूख लगी है। इतने बड़े हो गए हो, जाकर कुछ काम करो। कोई काम नहीं देता है साहब मुझे। ड्राइवर, गाड़ी जरा आगे लगाओ तो, मुझे इस लड़के से बात करनी है। और तुम आगे आओ। कुमार के कहते ही ड्राइवर ने चौराहे को पार करके गाड़ी साइड में लगा ली। कार के पीछे पीछे गोविंद भी चला आया और फिर हाँ, अब बताओ, क्यों कोई काम नहीं देता तुम्हें? ये देखिए साहब, मेरा एक हाथ नहीं है, इसलिए ना तो कोई ढाबे पे रखता है और ना ही कोई फैक्ट्री में काम देता है। मैं भी काम करना चाहता हूँ, इज्जत की रोटी खाना चाहता हूँ, पर ओहो, और तुम्हारे माता पिता? वो इस दुनिया में नहीं है साहब। ऐसा करो, ये लो मेरा कार्ड, कल मेरी फैक्ट्री में आ जाना, तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने उस लड़के को 100 रुपए क्यों दे दिए? ऐसे तो बहुत आते हैं। हाँ, पर वो लड़का मुझे मजबूर लगा। सर देखना, आपने उसे काम के लिए बुलाया है ना, वो नहीं आएगा। अरे जब भीख मांगकर बिना मेहनत के ही गुजारा हो जाता है तो कोई क्यों मेहनत करना चाहेगा? मुझे उस लड़के की आंखों में मजबूरी और सच्चाई दिखाई दी थी। मुझे लगता है कि वो कल जरूर आएगा, बस समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे काम क्या दूं। वैसे तो उसके बस का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको उसे रखना ही है तो चौकीदार रख सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, रात में ये फैक्ट्री के बाहर आराम से ड्यूटी कर सकता है। ड्राइवर को यकीन था कि गोविंद नहीं आएगा, लेकिन कुमार का विश्वास सही साबित हुआ। अगली सुबह कुमार के फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही गोविंद फैक्ट्री के गेट पर खड़ा था। हाँ भाई हीरो, क्या नाम बताया था तुमने? जी गोविंद। अच्छा गोविंद, एक काम करो, अभी तुम घर जाओ, आज रात से तुम्हारा काम शुरू। रात में कोई भी फैक्ट्री में ना घुस पाए, बस इसी बात का ख्याल रखना है, ठीक है? बस जी, इतना सा काम। ठीक है साहब, मैं आज रात से ही आ जाऊंगा। तनख्वाह नहीं पूछोगे अपनी? आप काम दे रहे हैं तो पैसे भी दे ही देंगे, आपको जो ठीक लगे दे दीजिएगा साहब। ठीक है, पर क्योंकि तुम्हें अब सारी रात जागना होगा तो तुम दिन में खूब सोना, ठीक है? और अब भीख नहीं मांगना, समझ गए? ना ना, अब क्यों भीख मांगूंगा, आपका बहुत शुक्रिया साहब। फिर उसके जाने के बाद मुझे लगता है कि ये पूरा दिल लगाकर काम करेगा। सॉरी सर, पर सारी जिम्मेदारी इस पर डालना ठीक नहीं है। फैक्ट्री में लाखों करोड़ों का सामान रहता है और रात को ये अकेला। पहली बात तो यह है कि मुझे उस पर भरोसा है, और दूसरी बात यह कि गेट पर सीसीटीवी भी तो लगा है, चिंता की कोई बात नहीं है। शाम ढलने से पहले ही गोविंद फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया। उसे दूसरे गार्ड ने सारा काम समझा दिया और फिर वो गार्ड फैक्ट्री के अंदर वाले हिस्से में ड्यूटी देने चला गया। गोविंद की ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। साहब ने ये थोड़ी ही कहा था कि सारे रात खड़े खड़े पहरा देना है। मैं भी ना पागल हूं बिल्कुल, बैठ तो सकता ही हूं। गोविंद ने वहीं एक पत्थर को साफ किया और उस पर चादर ओढ़कर बैठ गया। उसके पास वही एक चादर थी जिसे बिछाकर वो सोता था। सारी रात उसने आंखों ही आंखों में गुजार दी। वो एक पल नहीं सोया और जब सुबह के गार्ड्स आए तो उसके बाद ही वो घर गया। ऐसे ही देखते देखते कई दिन गुजर गए। जबरदस्त सर्दी पड़ रही थी। कुमार अपने परिवार के साथ कार में बैठकर रात में घूमने निकला तो उसने देखा कि फैक्ट्री के बाहर एक पतली सी चादर में खुद को लपेटे गोविंद पहरा दे रहा था। फिर अगले दिन, यहाँ आओ गोविंद। जी सर। अरे यार, रात को इतनी ठंड होती है, तुम चादर लेकर क्यों आते हो? कंबल लाया करो ना। सर वो कंबल नहीं है मेरे पास सर। कुमार ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। रात में जब गोविंद फैक्ट्री पहुंचा तो उसे शाम के गार्ड ने जाते हुए एक नया कंबल दिया। वो कंबल कुमार ने ही उसे देने के लिए कहा था। उस कंबल को देखकर गोविंद बहुत खुश हुआ। वो बहुत ही मुलायम और गर्म था। अब तो गोविंद उस कंबल को ओढ़कर रात भर आराम से पहरा देता। फिर एक सुबह, हाँ भाई हीरो, सब ठीक है? जी सर, सब ठीक है। अब ठंड तो नहीं लगती? अब नहीं सर, आपने वो कंबल दिया तो था, अब कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर गोविंद वहां से चला गया। पर कुमार समझ गया कि कोई बात तो जरूर है जो गोविंद उससे छुपा रहा है। उस रात वो फिर से अपनी कार लेकर फैक्ट्री पहुंचा।
उसने अपनी कार फैक्ट्री से थोड़ी दूर लगाई और गोविंद को ध्यान से देखने लगा। गोविंद का कंबल कई जगहों से फटा हुआ था और उस कंबल से गोविंद अपना बदन नहीं ढक पा रहा था। ये देखकर कुमार को बहुत गुस्सा आया। वो सोच में पड़ गया कि सिर्फ 15 दिन पहले दिया इतना अच्छा कंबल आखिर इतनी जल्दी फट कैसे गया। वो सीधे घर गया और गेट पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने लगा। अभी पता चल जाएगा कि ये रात में कितनी देर जागता है और इसने मेरा कंबल क्यों फाड़ा। कुमार ने जैसे ही 2 रात पहले की फुटेज देखी तो वो हैरान रह गया। कुत्ते गोविंद पर भौंकते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। गोविंद खुद को बचाने के लिए अपना कंबल आगे कर देता है। वो कुत्ते उसके नए कंबल को बुरी तरह से फाड़ देते हैं। किसी तरह गोविंद उन्हें वहां से भगा तो देता है, लेकिन वो अपना फटा कंबल देखकर उदास हो जाता है और फिर वो उस फटे कंबल को ही ओढ़कर पहरा देने लगता है। ये देखकर कुमार की आंखों में आंसू आ गए। और फिर अगली सुबह, अबे हीरो, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कंबल फट गया था? ये लो नया कंबल, और अब की बार कुत्तों को अपने कंबल से नहीं बल्कि इस मोटे डंडे से मजा चखाना। इतना कहकर कुमार ने एक नया कंबल और एक मोटा सा डंडा गोविंद को थमा दिया। फिर कुमार आंखों में खुशी के आंसू लिए कुमार उसके कंधे को थपथपाकर अंदर चला जाता है। ये कहानी है गरीब रानी और उसकी दादी लीलावती की। रानी 10 साल की थी और अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके माता पिता का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। तब से रानी का ख्याल उसकी दादी ही रखती आई थी। हालांकि लीलावती के लिए खुद का और रानी का पेट पालना बहुत मुश्किल था। बढ़ती उम्र की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाती थी, लेकिन उससे जो बन पड़ता था वो करती थी। वो पापड़ बनाकर उन्हें बेचती थी। रानी को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन रानी अपनी दादी से बोलती है, अरे दादी, क्या कर रही हो आप? लाओ मैं करती हूँ, आपको तो बुखार था ना? अरे बिटिया, तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ दादी, मैं हूँ ना, मैं बना लूंगी सारे पापड़ और उन्हें बाहर जाकर बेचूंगी भी। अब से आप कोई काम नहीं करोगी। हाँ हाँ, कर लेना सारा काम, पहले थोड़ी बड़ी तो हो जा। हो तो गई हूँ मैं बड़ी, अब आप देखना मैं कितने अच्छे पापड़ बनाकर दिखाती हूँ। मैंने सब सीख लिया है। रानी लीलावती की जगह खुद पापड़ बनाने लगती है और बाद में उन्हें बाजारों में बेचने भी जाती है। बड़ी मुश्किल से उन दोनों के खाने पीने का जुगाड़ हो पाता था। गर्मियां तो जैसे तैसे कट जाती थी, लेकिन सर्दी की दस्तक के साथ ही उन दोनों की मुश्किल बढ़ जाती थी। सर्दी से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में हर तरफ से ठंडी हवा आती थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े भी खरीद सके। रात के समय ओढ़ने के लिए एक कंबल था, वो भी पुराना होने की वजह से काफी नहीं था। लीलावती की तबीयत पहले से ही खराब थी और ऊपर से सर्दी का मौसम भी आ चुका था। ऐसे में रानी को अपनी दादी की फिक्र होने लगी और वो पूरा दिन मेहनत से पापड़ बनाती है और बाजार जाकर बेचती। लेकिन उसके पापड़ की बिक्री उतनी नहीं हो पाती थी जिससे वो ठंड से बचने के लिए कुछ इंतजाम कर सके। फिर एक दिन, बाबूजी पापड़ ले लो, देखो कितने करारे हैं, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने, खरीद लो ना, खरीद लो, कम से कम एक पैकेट तो खरीद लो। मुझे पापड़ नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। रानी उस दिन हर किसी से पापड़ खरीदने के लिए कहती रही, लेकिन उस दिन किसी ने उसका एक पापड़ भी नहीं खरीदा। उस दिन ठंड से उसका बुरा हाल था, ऊपर से पापड़ नहीं बिकने से वो बहुत उदास थी। तभी एक औरत उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, कैसे दिए पापड़? जी 10 का पैकेट है। अच्छा, ऐसा करो 2 पैकेट दे दो। उस महिला का नाम सरोज था। बहुत देर से वो रानी को देख रही थी। उसे रानी पर तरस आ रहा था। उसने रानी से पापड़ के पैकेट खरीदे और फिर उससे बोली, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? और ये बताओ बेटा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? तुमने कितने पतले कपड़े पहन रखे हैं? जी आंटी, मेरा नाम रानी है और मेरे पास मोटे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मेरा घर यहीं पास में है, मेरे पास एक पुरानी शॉल है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये सुनकर रानी खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चल देती है। सरोज का आलीशान घर देखकर रानी को बहुत अच्छा लगता है। वो सरोज से कहती है, मैडम जी, आपका घर तो कितना अच्छा है, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही।
हाँ बेटा, यहाँ ठंड नहीं है। दरअसल यहाँ रूम हीटर लगा हुआ है जिससे कमरा गर्म रहता है। ये लो, ये है गर्म शॉल, ये रख लो। वैसे मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं, वो अंदर दबे हुए हैं। फिलहाल तुम ये शॉल रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रानी अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर वो शॉल अपनी दादी को देती है और कहती है, दादी आप ये शॉल ओढ़ लो, ये पहनकर दादी आपको ठंड नहीं लगेगी। अरे लेकिन बिटिया, ये तुझको कहाँ से मिली? दादी, आज जब मैं बाजार में पापड़ बेच रही थी तब मुझे एक बहुत अच्छी मैडम जी मिली। उनका घर बाजार के पास ही था। उन्होंने ही मुझे ये शॉल दिया। आपको पता है, उनका घर बहुत ही अच्छा है। वहां तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। क्या कहते हैं उसे? हाँ, हीटर लगा हुआ था वहां। दादी, कितना अच्छा होता अगर हम भी ऐसे ही घर में रह सकते। अरे बिटिया, हम गरीबों के नसीब में ये सारे सुख कहाँ, तू तो जानती ही है अपना हाल। अच्छा ये बता, आज कितने पापड़ बिके? दादी, बस 2 पैकेट जो मैडम जी ने मुझसे खरीदे। दादी, अब अपना पापड़ कोई नहीं खरीदता। तू चिंता मत कर बिटिया, कल मैं जाऊंगी बाजार और तू देखना सारे पापड़ बेचकर ही वापस आऊंगी। नहीं दादी, आप कहीं नहीं जाओगे, बाहर बहुत ठंड है। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। लेकिन बिटिया, मैं कब तक ऐसे पड़ी रहूंगी? खाने को कुछ नहीं है बिटिया, मान जा मेरी बात, मुझे जाने दे। रानी दादी की एक नहीं सुनती। दूसरे दिन भी खुद ही पापड़ बेचने चली जाती है। सरोज का दिया शॉल भी दादी के पास छोड़कर जाती है और ठंड से कांपती हुई पापड़ बेचने की कोशिश करती रही, लेकिन अब भी कोई उससे पापड़ नहीं खरीद रहा था। इत्तेफाक से सरोज उस दिन भी बाजार से गुजरी। उसने जैसे ही रानी को फिर उन्हीं पतले और फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उसके पास जाकर गुस्से से बोली, रानी ये क्या? मैंने तुम्हें जो कल शॉल दी थी वो कहाँ है? तुमने कहा था मेरे पास मोटे कपड़े नहीं है, और मैंने जो तुम्हें शॉल दी वो तुमने पहना क्यों नहीं? मैडम जी माफ करिए, लेकिन उस शॉल की मुझसे ज्यादा दादी को जरूरत थी। ठंड से उनका बुरा हाल है। कल तो उन्हें तेज बुखार भी था, इसीलिए वो शॉल मैंने उन्हें दे दिया। अरे तो ये बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? चलो ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। मेरे पास ये कुछ गर्म कपड़े हैं जो मैं वृद्धाश्रम देने जा रही थी। तुम्हारी दादी को अगर इनकी जरूरत है तो उन्हें दे देते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसा करो, तुम इसमें से कुछ पहन लो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानी सरोज के दिए हुए कपड़ों में से एक मोटा स्वेटर पहन लेती है और फिर उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। रानी के घर का हाल देखकर सरोज को बहुत बुरा लगता है। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें कई जगह से ठंडी हवा जा रही थी। दोनों अंदर जाते हैं। लीलावती शॉल ओढ़कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। रानी उसके पास जाकर उससे कहती है, दादी देखो मेरे साथ कौन आया है। यही वो मैडम जी हैं जिन्होंने कल मुझसे पापड़ खरीदे थे और मुझे शॉल दी थी। और देखो, इनके पास हमारे लिए और भी गर्म कपड़े हैं। रानी की बात का लीलावती कुछ जवाब नहीं देती। लीलावती बेसुध पड़ी थी। रानी ये देखकर घबरा जाती है। फिर सरोज लीलावती को छूकर देखती है। सरोज समझ जाती है लीलावती इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका बूढ़ा शरीर ठंड की मार नहीं सह पाया। वो रानी को इस बारे में बताती है तो रानी फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ बाबा पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं। और अब दादी उठो ना, तुमने कहा था पापड़ बेचने जाओगी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। बस एक बार तो उठ जाओ दादी। रानी की कोशिशें बेकार थी। लीलावती जा चुकी थी। रानी का रो रो कर बुरा हाल था। वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। सरोज को उस पर बहुत दया आई। सरोज ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, रानी ऐसे रोते नहीं है बेटा। तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती थी ना, तो तुम्हें ऐसा रोता देख उन्हें कैसा लगेगा? और तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम अकेली हो गई हो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। सरोज खुद एक विधवा थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो एक सरकारी टीचर थी, साथ ही एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ी थी। रानी की मेहनत और लगन से वो पहले ही प्रभावित थी, और लीलावती के चले जाने से रानी जब बिल्कुल अकेली पड़ गई तो सरोज ने उसका सहारा बनने का फैसला किया। वो रानी को अपने साथ अपने घर ले आई और बोली, रानी आज से तुम यहीं रहोगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा।
सरोज की बात सुनकर रानी चौंक जाती है। वो एकटक सरोज को देखते रहती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। एक तरफ दादी के जाने का गम था, दूसरी तरफ मां समान सरोज का साथ भी उसे मिल गया था। सरोज ने रानी को गले से लगाया और यहां से सब कुछ बदल गया। रानी को किसी बात की कमी नहीं थी। सरोज ने रानी को पढ़ाया, लिखाया और अपनी तरह काबिल बनाया। इस सब के बावजूद रानी उन रातों को कभी नहीं भुला पाई जो उसने अपनी दादी के साथ ठिठुरते हुए बिताई थी। वो भी सरोज के साथ उस समाज सेवी संस्था से जुड़ गई और हर उस कोशिश में जुट गई कि किसी लीलावती को ठंड के चलते जान न गंवानी पड़े।